हेलो। तो पिछली बार हम लोग रूल्स कमिटीज देख रहे थे, कमिटी सिस्टम उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो आज का जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं उसमें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में क्या क्या आएगा।
तो अगला टॉपिक क्या है हम लोग का? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। पहला क्या है? ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल में क्या है? एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट पासेस थ्रू 3 स्टेजेस। तो जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी हाउस में ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और वो 3 स्टेजेस में जाएगा। पहला क्या है? दैट इज फर्स्ट रीडिंग। तो इसमें क्या है? At this stage, the title of the bill is read and a brief speech regarding the aims and objective of the bill is made. तो पहले स्टेज में क्या है कि आपका जो टाइटल ऑफ द बिल है वो पढ़ा जाता है पहले स्टेज में, फर्स्ट रीडिंग में कहा जाए, और एक स्पीच दिया जाता है, ब्रीफ स्पीच रिगार्डिंग द एम्स और ऑब्जेक्टिव जो होगा बिल का, वो बारे में दिया जाएगा फर्स्ट रीडिंग में। अगला क्या है? Opponents of the bill also make a brief speech at this stage and after a formal vote the bill is published in Gazette. अब फर्स्ट रीडिंग क्या होता है कि ओपोनेंट्स को भी इसमें एक ब्रीफ स्पीच देते हैं इसमें एट दिस स्टेज, एंड उसके बाद फिर वोटिंग होता है एंड अ फॉर्मल वोट, द बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट, फिर गैजेट में पब्लिश हो जाता है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है? At this stage, the general principles of the bill as a whole are discussed and decision regarding reference of the bill to the appropriate committee is taken. तो यहाँ पे क्या होता है? थोड़ा ज्यादा डिटेल डिस्कशन होता है सेकंड रीडिंग में। एट दिस स्टेज द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल एज अ होल आर डिस्कस्ड, मतलब जनरल प्रिंसिपल जो भी बिल का होगा सब कुछ और उसमें डिस्कस होगा, और अगर क्या उसे किसी कमेटी को रिकमेंड करना है कि नहीं करना, रेफरेंस भेजना है कि नहीं भेजना है, क्योंकि कई बार वाला टेक्निकल मैटर आएगा तो वहाँ पे इसे बिल को फॉरवर्ड करना पड़ता है कमेटी को। तो उस केस में एंड अ डिसीजन रिगार्डिंग रेफरेंस ऑफ द बिल टू द एप्रोप्रिएट कमेटी इज टेकन, यहाँ पे डिसीजन भी लिया जाता है उस केस में। अगला क्या है? नो अमेंडमेंट आर पॉसिबल एट दिस स्टेज। इस स्टेज में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाता है इस बिल में। नो अमेंडमेंट्स आर पॉसिबल एट दिस स्टेज। आगे चलते हम लोग अगला।
अब अगला टॉपिक क्या है, कमिटी स्टेज में क्या होता है। आफ्टर द सेकंड रीडिंग द बिल इज रिफर्ड टू द एप्रोप्रिएट कमिटी वेयर इट्स प्रोविजंस आर थॉरोली डिस्कस्ड। तो अगर ये लगता है कि किसी कमेटी को भेजना चाहिए सेकंड रीडिंग बाद, तो उसे एप्रोप्रिएट कमेटी को रेफर कर दिया जाता है और उसके प्रोविजंस को थॉरोली डिस्कस किया जाता है। अगला क्या है, द कमिटी कैन आल्सो मेक अ सुटेबल सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द बिल एंड सजेस्ट नेसेसरी अमेंडमेंट्स। तो अगर कमेटी को लगता है कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस करने चाहिए तो उसमें अमेंडमेंट के थ्रू मतलब सजेशन में इम्प्रूव डाला जा सकता है और उसमें अमेंडमेंट के थ्रू कोई भी उनका सजेशन वो डाला जा सकता है। अगला क्या है, रिपोर्ट स्टेज में द कमिटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस वेयर इट इज थॉरली डिस्कस्ड। अब कमिटी क्या है, ये अपना रिपोर्ट जो है हाउस को प्रेजेंट कर देती है जो उसने रिपोर्ट में आया है। तो रिपोर्टिंग स्टेज है ये कमिटी का। द मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड अ क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन एंड वोट देयर ऑन। अब मेंबर जो हाउस मेंबर्स हैं सारे जो हैं उस पे क्लॉज जो डिस्कशन होता है उस पे डिस्कशन करेंगे और वोट करते हैं। एट दिस स्टेज दे कैन आल्सो प्रपोज फ्रेश अमेंडमेंट्स व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी वोट। अब इस स्टेज में क्या है कि कोई अगर नया अमेंडमेंट भी प्रपोज किया जा सकता है और अगर वोटिंग हो तो होगा उसमें। अगर वोटिंग में अगर वो पास हो जाता है तो अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा और चेंजेस ला जाएगा। अगर नहीं एक्सेप्ट मेजोरिटी में वोट पास होता है मेजोरिटी से तो वो अमेंडमेंट नहीं लाया जाएगा। तो अगला क्या है, थर्ड रीडिंग में। आगे चलते हैं, थर्ड रीडिंग में क्या है।
अब अगला क्या है, थर्ड रीडिंग में a general discussion on the bill takes place and a formal voting for the acceptance or rejection of the bill is held. तो तीन रीडिंग जैसे बताया कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्ड रीडिंग क्या है, जनरल डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पे एक डिस्कशन होगा, जनरल डिस्कशन किया जाएगा। इसके पहले हम लोग सारा क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन कर चुके हैं। A general discussion takes place and a formal voting for the acceptance or rejection of the bill is held, कि फाइनली अब इसमें वोटिंग होगा कि क्या एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इसके पहले क्या था, अमेंडमेंट्स की भी वोटिंग हो रही थी। ठीक है, मेजोरिटी अगर पास होता है तो अमेंडमेंट ला जाएगा, नहीं लाया जाएगा। इसमें क्या है, अगले स्टेज पॉइंट में दो अमेंडमेंट्स कैन बी प्रपोज एट दिस स्टेज। लास्ट स्टेज में कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला जा सकता। तो अमेंडमेंट पे स्टेज में ला जा सकता है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में भी ला जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का तीन रीडिंग जो है वो खत्म हो चुका है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल, मतलब बिल कैसे पास होता है पार्लियामेंट में, इसका हमने प्रोसीजर ने हम लोगों ने देख लिया। तो आगे क्या हम लोग का मनी बिल है। इसके पहले हम लोग ऑर्डिनरी बिल देखे थे, जो कि किसी भी पार्लियामेंट के किसी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब मनी बिल है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस बार हम देख लेते हैं। अब मनी बिल डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ और एबॉलिशन ऑफ टैक्स, borrowing of money by the government of India, custody and maintenance of the consolidated fund or the contingency fund or the public accounts of India, and the audit of the accounts of the state. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी मनी मैटर है, तो मनी बिल क्या है, तो जो भी मनी से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, वो मनी बिल में आ रहा है। तो इसमें जनरल डेफिनेशन दे दिया है क्या क्या है। तो पहला क्या कह रहा है, मनी बिल डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ और एबॉलिशन ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स को लगाना या हटाना वो भी मनी बिल में आएगा। बोरिंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सरकार भी अब बोरो करती है, उधार लेती है पैसा गवर्नमेंट को इकोनॉमी को रन करने के लिए, तो भी मनी बिल में आता है। बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कस्टडी एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर डिस्कस किए थे हम लोग कि जब भी इमरजेंसी फंड बनाए गए हैं, उसके जो पार्लियामेंट्स के जो ग्रांट्स है उसमें से दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड में। तो उसकी जो कस्टडी और मेंटेनेंस है, वो भी जो मैटर आता है, तो भी वो मनी बिल में आएगा। कंटिजेंसी फंड के बारे में बात की है, जो कि प्रेसिडेंट के अंडर में रहता है, और वो जब भी चाहे इमरजेंसी सिचुएशन में वो वहां से पैसे निकाला जा सकता है। जैसे इसमें कोरोना वायरस के समय भी और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाला जा सकते हैं। और द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट, मतलब ऑडिट करना है तो उससे रिलेटेड कोई मैटर है। ऑडिट मतलब चेक करना है कि आपको जो पैसा मिला है वो चीजें खर्च किए कि नहीं किए हैं, जो गवर्नमेंट में दिया गया है। इसका काम कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हैं ऑडिटर्स, वो करते हैं, चेक करते हैं कि जो जिस काम के लिए पैसा दिया गया वो चाहे वो खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो मैटर्स जो हैं, ये सब मनी बिल में आएगा। इस बारे में देखते हैं अगला। The final decision whether a bill is a money bill or not rests with the speaker of the Lok Sabha. तो अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है कि ये मनी बिल है कि नहीं मनी बिल है, ये स्पीकर के पास है। तो वो जो कह देगा फाइनली वही माना जाएगा कि वो मनी बिल है कि नहीं है। अगला क्या है, a money bill can originate only in the Lok Sabha on the recommendation of the president. तो ये
पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है, राज्यसभा में नहीं, और ये रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट है। अगला पॉइंट क्या है, द राज्यसभा इज गिवन 14 डेज टू मेक इट्स रिकमेंडेशन। इसमें क्या है, राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो कुछ चेंजेस लाने हैं तो कर सकता है। लेकिन वो इसके बाद क्या होगा कि ये जो बिल है फिर लोकसभा के पास आएगा। अब लोकसभा चाहे तो इस बिल को माने या ना माने, जो अमेंडमेंट्स हैं, अगर मान लो नहीं मानती है तो भी ये बिल मान लिया जाएगा कि लोकसभा जिस फॉर्म में पास किया है वही माना जाएगा सही। तो ये कहा जाए इस तरह से कि राज्यसभा सिर्फ मैक्सिमम 14 डेज के लिए बिल को पेंडिंग कर सकती है। अब अगला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका दूसरा नाम बजट भी है, जो कि आर्टिकल 112 112 में डिस्कस किया गया है। हम देख लेते हैं क्या है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में।